हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स एंड इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोनाउन कहते किसे हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं, उनके डेफिनेशंस। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउंस को अप्लाई कैसे करना है। अगर हमारे पास सेंटेंस है, वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, क्या प्रोनाउन अपनी प्रॉपर पोजीशन पर यूज किए गए हैं। बस इन्हीं बातों को डील करते हुए अपनी इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम प्रोनाउंस को पढ़ना शुरू करते हैं कि कैसे उनको एक सेंटेंस में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास कुछ रूल्स है। तो वही रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द यूज ऑफ प्रोनाउन, कैसे प्रोनाउन को यूज करना है। जो सबसे पहला और बेसिक रूल है कि जो पर्सनल प्रोनाउन के काइंड्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इनको रिप्लेस कैसे करना है, कैसे इनको वन आफ्टर अनदर यूज करना है। देखिए, पहला जो हमारा रूल है, इन नॉर्मल कंडीशन पर्सनल प्रोनाउन, जब कंडीशन नॉर्मल हो, सेंटेंस हमारा सिंपल हो, तब जो 2 3 1 का रूल है हमारे प्रोनाउंस फॉलो करेंगे। क्या है? इन नॉर्मल कंडीशन पर्सनल प्रोनाउंस फॉलो द पैटर्न ऑफ 2 3 1। 2 3 1 क्या है? 2 इज सेकंड पर्सन, थर्ड वन इज थर्ड पर्सन एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 3 1, पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हमारे क्या थे? फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन शी, ही, दे, एनी नेम, यही थे। रिकॉल कीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्टिव केस थे वो यही थे। सेंटेंस में इनको यूज करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। कब? जब सेंटेंस हमारा नॉर्मल होगा, एक रेगुलर कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होगी, सिंपल हमारी सेंटेंस की फॉर्म होगी। देखिए एग्जांपल देखते हैं। यू, शी एंड आई, यू, शी एंड आई, यू, शी एंड आई are working in the same company. सेंटेंस लिया हमने, यू, शी एंड आई आर वर्किंग इन द सेम कंपनी। यहाँ आई के साथ एम यूज नहीं किया क्योंकि हमारी जो सब्जेक्ट है यू, शी एंड आई, ये 3 सब्जेक्ट से बना है। 3 सब्जेक्ट हमारे होंगे, इट मीन ये हमारे प्लूरल। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। राधा, राधा थर्ड पर्सन एंड आई इज फर्स्ट पर्सन, रूल थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, आर फ्रेंड्स। राधा एंड आई आर फ्रेंड्स। या थर्ड पर्सन, पहले हमने देखा 2 3 एंड 1 का स्ट्रक्चर, अब 3 1 का देखा। अगर सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन को एक सेंटेंस में यूज करना हो तब सेकंड पर्सन यू एंड महिपाल, महिपाल इज एनी नेम, यू एंड महिपाल आर माई क्लास फेलोज, आर माई क्लास फेलोज। नाउ सेंटेंस देखिए आप, Radha and I are friends and you and Mahipal are my class fellows. Now sentence में क्या है? Structure third person, here is first person. You second person and Mahipal is third person. तो जो हमारा simple sentence उसमें pattern क्या follow हो रहा है? 2 3 and 1 का। ये रूल हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा sentence simple होगा, simple in a way कि कोई condition तो नहीं होगी, ना ही किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बस एक स्टेटमेंट होगी जैसे कि सेंटेंस हमारे हैं, तब हमारा पैटर्न फॉलो होगा 2 3 एंड 1 का। ओके, बट जैसे ही सेंटेंस में कोई कंडीशन आ जाती है, नोट कीजिएगा, जैसे सेंटेंस में कोई कंडीशन आ जाती है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गिल्ट, एनी मिस्टेक, एनी एरर, तब हमारा पैटर्न क्या होगा? 1 2 एंड 3 नॉर्मल, 1 2 एंड
3 का पैटर्न होगा। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं तब हमारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। जैसे I, you and Reena are responsible for the loss. I, you and Reena are responsible for the loss. पैटर्न क्या फॉलो हुआ? 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्यों फॉलो हुआ? क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? लॉस के लिए हम लोग जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इसलिए पैटर्न फॉलो हुआ 1 2 एंड 3 का। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। यू एंड रूपा caused me much harm। इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में you and Rupa caused me much harm. Now again here in this sentence there is a responsibility for causing anyone harm. किसी को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया गया है। नुकसान पहुंचाने में तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो गिल्ट कह ली, क्राइम, एरर। तो जब इस तरह का भाव होगा सेंटेंस में तब हमारा पैटर्न फॉलो होगा 1 2 एंड 3 का। रूल्स एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। When responsibility is to be taken, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए किसकी? फॉर सम फॉल्ट, गिल्ट, एरर, मिस्टेक, क्राइम, तब हमारा पैटर्न फॉलो होगा 1 2 एंड 3, where 1 stands for first person, 2 for second person and 3 for third person। अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड रूल है let, between, like, but, some prepositions, कुछ prepositions भी होती है और कुछ words है let, between, like, but। जब भी हम इनका यूज करेंगे सेंटेंस में तब हम हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या थे? पहले आप रिकॉल कीजिए फटाफट कि ऑब्जेक्टिव केस थे क्या। जैसे आई सब्जेक्टिव केस था, आई, माई, मी वाज द ऑब्जेक्टिव केस, राइट। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था? मी। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। तो जब हम ये वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस से देखते हैं, इट इज बिटवीन यू एंड me, it is between you and me, okay, and all but him were present in the class, all but him were present in the class। दो सेंटेंस है। it is between you and me। सबसे पहले वर्ड देखते हैं बिटवीन वर्ड आया तो यू एंड आई। मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या था? आई का यूज ना करके हमने क्या वर्ड यूज किया है? मी। एंड व्हाट इज मी? मी इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई। जब भी ये वर्ड्स होंगे, वर्ड्स लाइक बिटवीन, लेट, लाइक एंड सम प्रेपोजिशन, कुछ प्रेपोजिशंस भी होती है जिनके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं। इस सेंटेंस में भी ऐसे ही था। इट इज बिटवीन वर्ड हमारा आ गया। इट इज बिटवीन यू एंड मी। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू एंड मी का आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। सेकंड सेंटेंस में ऑल बट हिम वर प्रेजेंट इन द क्लास। ऑल बट हिम, बट के बाद क्या किया? हिम इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही, मतलब एक को छोड़कर ही, जो भी ही एनीबॉडी, ही को छोड़कर सभी क्लास में प्रेजेंट थे। बट हिम लगाया क्यों? क्योंकि बट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होता है। एक और वर्ड देखते हैं, लेट मी स्टडी नाउ। लेट मी स्टडी नाउ कि भैया मुझे पढ़ने दो। इसमें भी क्या किया? लेट वर्ड आया, लेट के बाद मी, लेट आई ना करके लेट मी स्टडी नाउ। तीनों सेंटेंस में सबसे पहले देखिए फर्स्ट सेंटेंस, पैटर्न क्या है? सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। हालांकि ऑब्जेक्टिव केस है बट है तो स्टिल ये फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन वाले केस है।
तो जब सिंपल सेंटेंस थे वही सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का रूल फॉलो किया, प्लस जो कुछ वर्ड्स हैं उनके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया ना। एक और रूल हमारा फोर्थ वन इज ईच, एवरी, नोबडी, नन, ईदर, नीदर, एवरीबॉडी, समबडी, समवेयर। इस तरह के जो वर्ड है, वर्ड कौन से थे हमारे? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस थे। इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी है। इसमें क्या करेंगे हम, जब भी हम इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे तब हम सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अब सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, जो वर्ब का टॉपिक है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंगुलर वर्ब्स क्या है। जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर इन अ वे ही, शी, इट, if they are singular they take singular form of verb. Singular form of verb is okay, and I is singular and I take am. But when we talk about plural verbs, plural subject के साथ हमेशा plural form of verb होगी। जैसे are, has, have के केस में has is singular, have is plural। ठीक है। अब फोर्थ जो हमारा रूल है उसके भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं रूल को ध्यान में रखकर, तो रूल ऑटोमेटिक हमें याद हो जाते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द competition, जो भी है। Each of the girls will take part in the competition. Now each of the girls क्या है? Girls are plural. Girls plural है। But when we use word each of the girl, प्रत्येक लड़की individually, it is talking about individually. So each हो गया, nobody हो गया, none, either, neither, each words होंगे हमारा, they always take singular form of verb. चलिए दो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Neither of the two boys is intelligent. Sorry guys, ऐसा कुछ नहीं है। Neither of the two boys is intelligent. दोनों लड़कों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। Now talking about two boys, but use कौन से करी हेल्पिंग वर्ब? सिंगुलर, क्योंकि वर्ड क्या आ गया? neither। जब भी वर्ड्स होंगे तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। याद कर लेने शब्द, जो भी शब्द ईच, इधर, एवरीबॉडी जो भी है, या ऐसे के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस है उनको याद कर लेना है। दे ऑलवेज टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। सो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स की तरफ। ये जो 3 रूल्स मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन्हीं रूल्स के बेसिस पर सम टाइम हम एरर डिटेक्शन इजिली नोटिफाई कर पाते हैं कि एरर है सेंटेंस में या नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब एरर डिटेक्शन का पार्ट होता है उनमें एरर भी यहीं से होती है। देखिए रूल क्या है? यूज प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ड इट। जब भी हम इट को यूज करेंगे सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, एंड इट कैसे होगा? इंट्रोड्यूस करेगा आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, तब हम हमेशा प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस करें या सब्जेक्टिव केस से यूज करेंगे। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। इट क्या कर रहा है? इट आगे आने वाले प्रोनाउन को ही तो डिफाइन कर रहा है, इसी के बारे में बता रहा है कि ये मैं था, ये मैं थी जिसने तुम्हारी मदद की थी। इंट्रोडक्टरी वर्ड, इंट्रोड्यूस करने वाला वर्ड है इट। here it is used as introductory word, इसीलिए हम क्या करेंगे? हमेशा नॉमिनेटिव केस या कहीं सब्जेक्टिव केस ही सेंटेंस में यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। इट वर दे who broke the law. It were they who break the law. सेंटेंस क्या है? It were they who broke the law. लेकिन ध्यान ये रखना कि इट के बाद हमारा जो वर्ब की फॉर्म होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये इट डिसाइड नहीं करेगा। Here is it is only working as introductory word. डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा
इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन। नाउन आई था एंड आई वाज सिंगुलर, यूज क्या किया हमने, वाज। एंड सेकंड सेंटेंस में दे प्लूरल है, इसलिए हमने सेंटेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज करी, हैव वी यूज्ड वर, बिकॉज दे प्लूरल है एंड दे प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो ये वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल ही यूज करेगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, इफ नाउन्स आर जॉइंड बाय ईदर और नीदर नोर देन दे टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ नेक्स्ट जो हमारा रूल क्या है, इफ नाउन्स आर जॉइंड बाय ईदर और नीदर नोर दे टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो हमें पहले से ही पता है कि जब ईदर और या नीदर नोर से दो वर्ड जुड़ेंगे दे एक्ट एज सिंगुलर। सेंटेंस either Yogesh or his brother, either Yogesh or his brother has done this, now sentence में Yogesh and his brother, they are two subject but they are connected by either and or, इसलिए हमने यूज क्या किया, हैज, बिकॉज ईदर और मेक्स इट सिंगुलर। जब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, या तो योगेश ने या फिर उसके भाई ने यह कार्य किया है। ना या तो उसके भाई ने कार्य किया है ना, एक दोनों में से एक ने कार्य किया है तो वैसे भी सिंगुलर हो गया, तो हमने क्या किया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दिए। बट ये तब था जब हमारे योगेश एंड हिज ब्रदर दोनों ही सिंगुलर थे, तो हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी। लेकिन ध्यान हमेशा ये रखना है वर्ब ऑफ फॉर्म यूज करते वक्त कि जस्ट और के बाद क्या है, और के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है हिज ब्रदर, क्या ये सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर प्लूरल होता तब हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते। नीदर नॉर में भी ऐसे है, नीदर नॉर में नीदर योगेश नॉर हिज ब्रदर हैज डन दिस, इसमें भी क्या किया, नीदर नॉर था, नीदर नॉर से कनेक्टेड था, सेंटेंस एक सिंगुलैरिटी का भाव होता कि हाँ भी ना तो इसने किया ना उसने किया, किसी ने कुछ नहीं किया, सिंगुलर सेंटेंस है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा और हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दी। बट ध्यान क्या रखना है, अगर नोर के बाद हमारा सब्जेक्ट, नोर के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आया है अगर वो प्लूरल है तो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि और या फिर नोर के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें या प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें। नाउ सेवंथ रूल इज सम नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड। यूजुअली हमने क्या देखा है, जब एंड से नाउन जॉइन होते हैं, जैसे रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश आर माई क्लासमेट्स, सेंटेंस है रमेश एंड सुरेश माई क्लासमेट्स, रमेश सुरेश कनेक्टेड बाय कंजंक्शन एंड, दोनों एंड से कनेक्ट करके दो नाउन्स हमने सेंटेंस में यूज कर लिए। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज करी, आर विच इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। इस सेंस में हमारा जो सब्जेक्ट वो प्लूरल है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि हम एंड के जरिए दो नाउन को कनेक्ट तो करते हैं बट दे रिफर टू द सेम पर्सन, वो एक ही पर्सन की तरफ रिफर करते हैं, वो एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं, तब उस केस में हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अब कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एक सेंटेंस है, द पोएट एंड म्यूजिशियन, the poet and musician has died, sorry, the poet and musician died, ये फिलअप है। एक सेंटेंस है, the poet and the musician फिलअप died। यहाँ आपको दो वर्ब दी गई है, इधर have, has, spelling mistake, have। सेंटेंस है, the poet and musician dash has या have died, and second sentence है, the poet and the musician
डैश डाइड। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हैज कहाँ यूज करना है और हैव कहाँ यूज करना है। सी वेयर एंड हाउ वी आइडेंटिफाई वेयर वी हैव टू प्लेस हैज एंड वेयर हैव। तो सिंपल सी टिक, द पोएट एंड म्यूजिशियन, द पोएट एंड पोएट म्यूजिशियन, पोएट एंड म्यूजिशियन क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, नाउन, दे आर नाउन। पोएट एंड म्यूजिशियन आर नाउन कनेक्टेड बाय एंड, आर द सिंगुलर और प्लूरल, क्या है ये, सिंगुलर है या प्लूरल है। फर्स्ट सेंटेंस में सिंगुलर है, सिंगुलर क्यों है, द पोएट एंड म्यूजिशियन, द पोएट एंड म्यूजिशियन ये एक ही पर्सन है, तो एक पर्सन है तो क्या आएगा, हैज। सेकंड सेंटेंस द पोएट एंड द म्यूजिशियन, टू पर्टिकुलर पर्सन। क्या कहा था कि जब भी हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। सॉरी जब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो वो कॉमन नाउन बन जाता था, सॉरी। लेकिन इस सेंटेंस में भी क्या है कि जब भी हम नाउन से पहले व्हेन वी पुट द आर्टिकल बिफोर नाउन तो व्यक्ति विशेष बन जाता है। द को हम यूज इसलिए करते हैं ताकि उसको हम विशेष बना सके, पर्टिकुलर बना सके। तो द पोएट अ पर्टिकुलर पर्सन, द म्यूजिशियन अनदर पर्टिकुलर पर्सन। इस सेंटेंस में दोनों अलग अलग व्यक्ति है, दो अलग व्यक्ति है, दोनों को एंड से कनेक्ट किया, सब्जेक्ट बन गया हमारा प्लूरल। तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। फर्स्ट सेंटेंस में द पोएट एंड म्यूजिशियन एक ही व्यक्ति है, इसीलिए हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या थी, सिंगुलर। ये तीन रूल जब हम एरर डिटेक्शन का पार्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वही गलत होते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आगे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, और नेक्स्ट रूल इज व्हेन कलेक्टिव नाउन लाइक ज्यूरी, काउंसिल, कमिटी, कैबिनेट एटसेट्रा इज यूनैनिमस, इट इज सिंगुलर। अब यूनैनिमस का मतलब क्या है, यूनैनिमस का मतलब है एक मत। जब ये हमारे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होंगे, यूनैनिमस होंगे, एक मत होंगे, एक टीम की तरह बिहेव करेंगे, देन दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। लेकिन अगर इनके बीच में मतभेद होगा, उनका डिसीजन डिवाइडेड होगा, तब ये क्या होंगे, प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, लेट अस टेक टू एग्जाम्पल है द ज्यूरी। ज्यूरी क्या होती है, द ज्यूरी इज यूनैनिमस in its verdict, and एक एग्जाम्पल देखते हैं, द कैबिनेट इज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, दो एग्जाम्पल है, the jury is unanimous in its verdict and the cabinet is divided in its decision. So the cabinet is नहीं आएगा, the cabinet are divided, okay। ना पहला जो हमारा सेंटेंस है कि जो ज्यूरी है वो यूनैनिमस है अपने वर्डिक्ट में, वर्डिक्ट मीन्स निर्णय। ज्यूरी क्या होगा, ज्यूरी तो आप सबको पता है, रुस्तम मूवी सभी ने देखी है, उसमें ज्यूरी का क्या रोल था वो सभी को पता है, ठीक है। ज्यूरी इज यूनैनिमस इन इट्स वर्डिक्ट। हमारे ज्यूरी के अंदर 5 लोग थे और 5 लोगों ने अपना जो वर्डिक्ट है वो सेम दिया कि सपोज देयर इज एनी केस, उसमें वोटिंग करनी है कि भाई सजा दी जाए या माफ किया जाए। सभी ने कहते भाई माफ किया जाए, सभी ने, एक सिंगुलर पर्सन नहीं था जिसने क्या किया हो, जिसने अलग मत दिया हो। जब सभी का निर्णय एक हो, सभी टीम की तरह बिहेव करे, तब क्या करेंगे, तब हमारा जो कलेक्टिव नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। और जब नाउन ही सिंगुलर हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी ऑटोमेटिक सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो क्या होगा, द ज्यूरी इज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। तो ज्यूरी यहाँ पे सिंगुलर थी, इसलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर है ना। सेकंड सेंटेंस में क्या है, द कैबिनेट आर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अगर एक कैबिनेट ने भी यूनैनिमस डिसीजन लिया होता, कैबिनेट भी एक मत होती, तो कैबिनेट भी हमारी सिंगुलर होती। जैसे द कैबिनेट इज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। लेकिन कैबिनेट क्या है, कैबिनेट बटी हुई है, सभी का निर्णय अलग है, सभी ने अलग अलग निर्णय लिया है, सबकी अपनी डफली अपना राग है।
तो इसमें क्या हुआ, कैबिनेट प्लूरल हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही विचार जा रहा है। जो फर्स्ट सेंटेंस है ज्यूरी का एक ही विचार है, जब विचार एक है सिंगुलर है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में क्या हुआ, मतभेद हो गया। मत कितने आ गए, बहुत सारे मत आ गए, बहुत सारे विचार आ गए, वो सी विचारधाराएं आ गई। जब बहुत सारे है, जब प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, कैबिनेट प्लूरल बन जाती है। क्यों, क्योंकि डिवाइडेड है, बटी हुई है। नाउ नेक्स्ट रूल क्या है, सम वर्ब्स लाइक एब्सेंट, exert, equate, enjoy, apply, resign, pride, and some more verbs followed by reflexive pronoun. अब reflexive pronoun क्या था, reflexive pronoun था हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के जो पोजेसिव केस थे उसमें सेल्फ या सेल्फ्स वर्ड ऐड करने से जो बने थे, that were our reflexive pronoun। थोड़ा थोड़ा इन्फेटिव प्रोनाउन से मिलता जुलता। अब ये जो वर्ब्स है हमारी, ये भी क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे we enjoyed ourselves, in Shimla। We enjoyed ourselves in Shimla। ये वर्ड enjoyed, वर्ब क्या है enjoyed, प्रोनाउन क्या यूज किया, we का पोजेसिव केस क्या था our के साथ सेल्फ लगा के। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। I applied myself for the post, for the vacant post, for the opportunity, anything। एक और एग्जांपल देखते हैं। He resigned himself due to personal reason। ना सेंटेंस में जो वर्ब्स हमने यूज किए, जिसका जिक्र रूल में किया गया है, इसके बाद क्या है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमने यूज किया है। तो कुछ वर्ब्स भी ऐसे होती हैं जो पर्टिकुलर प्रोनाउन ही यूज करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे प्रोनाउन को यूज करना है, कैसे उनका स्ट्रक्चर होगा, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड या थर्ड पर्सन आएगा, या इनके लिए भी कुछ स्पेसिफाइड रूल्स है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ वर्ब्स को लेकर, कुछ वर्ड्स को लेकर यूज किया कि कैसे हमारे प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी डिस्कस किया ना। जो हमने रूल डिस्कस किए, ये ना सिर्फ प्रोनाउन के लिए बल्कि एरर डिटेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो आप इन रूल्स को प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, प्लीज अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम भी देने वाले हैं ना, तो उसमें मिनिमम 5 नंबर का एरर डिटेक्शन तो आता ही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।